घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा। शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, श्रेष्ठ को प्रस्थापित करके, परंपरा प्रवाहित करके, चंचल मन को बस में करके, तेरा तुझको अर्पण करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी, भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी। नमस्कार। हम यहाँ पर आए हैं जबलपुर के पास में इंद्राना नाम से एक गांव है, वहाँ पर जीविका आश्रम है। जीविका आश्रम की स्थापना की गई है श्री आशीष गुप्ता जी द्वारा। सन 2017 में यहाँ पे भूमि पूजन हुआ था और पिछले 7-8 वर्षों से जीविका आश्रम में बड़े सुंदर प्रकल्प चल रहे हैं। ये आश्रम समर्पित है भारत और भारतीयता की समझ को लेकर के। श्री आशीष गुप्ता जी गुरुजी रविंद्र शर्मा जी के समीप रहे कई वर्षों तक, दशकों तक कहा जाए, और उन्होंने गुरुजी के सानिध्य में रह करके भारतीय व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, भारतीय ग्राम्य व्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का, और किस तरह से वो पाश्चात्य व्यवस्थाओं से भिन्न है, इस सब विषयों के ऊपर उनका अध्ययन रहा। और गुरुजी के जाने के बाद में इन विषयों के ऊपर का अभिलेखीकरण, दस्तावेजीकरण, ये सब काम भी यहाँ पर चलता रहता है जीविका आश्रम में। तो लेखन का काम होता रहता है, यहाँ पर कई सारी कार्यशालाएं होती है, जिन कार्यशालाओं में यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरी समाज से लोग आते हैं, लोहार आते हैं, बांस के कारीगर आते हैं, कभी आर्किटेक्ट्स आते हैं मॉडर्न पढ़ाई किए हुए, जिनको गाँव की जो वास्तुकला है, जो यहाँ का आर्किटेक्चर है, वो सब दिखाया जाता है, समझाया जाता है। किस तरह से यहाँ के सभी रिवाजों में, सभी परंपराओं में प्रकृति का रक्षण जो है वो निहित रहता है, किस तरह से यहाँ पे बीजों का संवर्धन होता है, किस तरह से यहाँ का समाज संपूर्णतया समृद्ध है। तो इन सब विषयों के ऊपर यहाँ पर बातचीत होती है, इन सब विषयों के ऊपर कार्यशालाएं होती है। और अभी हम यहाँ पर एक अनूठी कार्यशाला में आए हैं जिसका नाम है भिक्षावृत्ति उत्सव। आज भिक्षावृत्ति उत्सव का आखिरी दिन है। आज की तारीख है 29 दिसंबर सन 2024। 27, 28, 29 ये 3 दिन का ये महोत्सव था। भिक्षावृत्ति नाम अपने आप में बड़ा रोचक है। क्या क्या ध्यान में आता है आपके जब आप सुनते हैं भिक्षावृत्ति? ये ध्यान में आता है कि सड़क पे, चौराहे पे जब आपकी गाड़ी खड़ी है रेड सिग्नल पे और कोई आके आपसे 4 पैसे मांग लेता है, क्या आप उसे भिक्षावृत्ति कहेंगे? उसे भीख कहा जाएगा। हमारा ये बड़ा दुर्भाग्य है कि भिक्षा और भीख के बीच का फर्क हम भूल चले हैं। तो भिक्षावृत्ति के लोग वो होते थे जो सुबह सुबह भजन गा के सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे हमारे घरों के आसपास में आके एक चैतन्यमयी संगीत के साथ हमारे दिन की शुरुआत करवाते थे। तो भिक्षावृत्ति वाले लोग, उनके संगीत से उठना और एक कर्कश अलार्म की आवाज़ से उठना, उसमें कितना फ़र्क है ये सोचिए। गाँव में या और शहरों में भी गली गली में मदारी आते थे, बंदर को लेकर आते थे, भालू को लेकर आते थे, सांप को लेकर आते थे। अब देखिए, सांप आपका दुश्मन कब है? जब आप सांप को नहीं जानते। आजकल शहरों में जहाँ पे सांप निकलता है, लोग तुरंत उसको पकड़ के मार देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जब सांप के साथ व्यवहार कैसे किया जाए ये आपको पता होगा, तो वो आपका शत्रु नहीं बनेगा, वो आपका मित्र बनेगा। तो ये तो सांप की बात हो गई, ये पशुओं की बात हो गई। इसके अलावा होते थे बहुत सारे, जो बांस के ऊपर चढ़ना, बांस से बंधी हुई रस्सी के ऊपर चलना, ये सारे खेल करते थे। तो अपने आप में जीवन में संतुलन कैसे बनाना है, ये आप इनसे सीख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के भिक्षावृत्ति वाले जो लोग हैं, वो आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में आपके साथ गांव में रहते थे। वो आते थे और आपका जीवन सुखमय बीते, उसके लिए वो हर एक अलग अलग भिक्षावृत्ति के लोग जो हैं, वो अलग अलग समय पर आते थे। तो इस तरह से आपका जीवन भी है जो एक तरह से चलता है। जैसे हम अगर शहरी जीवन की बात करें, तो शहरी जीवन तो बिल्कुल ही वो किसी चीज़ के पीछे भागना या एक ही डायरेक्शन में हम लोग भागते रहते हैं। लेकिन जब भिक्षावृत्ति के समाज के जो लोग हैं, उनको अगर हमारे गांव के लोगों के साथ जोड़ के एक समाज जो बनता है, वो समाज हमेशा आध्यात्म की दिशा में जाने की कोशिश भी करता है। तो वो सिखाता है कि आपको काम तो करना ही है, लेकिन काम के साथ-साथ वो काम के साथ अनासक्ति भी सिखाता है। तो भिक्षावृत्ति मूलतः उसे कहा जाता है कि जिसमें आप कुछ धन उपार्जन नहीं करते हैं, आप समाज को केवल कुछ योगदान देते हैं और भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा में जो मिलता है उसे स्वीकार करते हैं। उदाहरण के रूप में गुरुकुल के विद्यार्थी पहले भिक्षा मांगते थे, गुरुकुल के लिए भिक्षा मांगी जाती थी और उसी से उनका निर्वाह होता था। साधु सन्यासी भिक्षा मांगा करते थे। कई सारे लोग कलाकार होते हैं
जो संगीत और नृत्य के साथ में अपनी बात की प्रस्तुति करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कई सारे लोग आए। यहाँ पे जैसे मसान जोगी आए थे महाराष्ट्र से, जो कि बहुत सुंदर खेल दिखाते थे, जिसे आजकल लोग जादू कहेंगे, लेकिन वो सब उनकी पारंपरिक कला है। फिर यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वाद्यों के साथ अलग अलग प्रकार के भजन गाने वाले लोग थे, और वो भजन भी अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं, उनका बड़ा महत्व रहा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें किसी होटल में, किसी रिजॉर्ट में बैठ के आप गा रहे हो। ये सब समाज के लिए किया जाता रहा है, और ये लोग कभी भी, इनकी वृत्ति धन उपार्जन करने की नहीं रही है। इनकी वृत्ति पहले से ही रही है कि कैसे आप समाज को एक सुंदर सुव्यवस्थित जीवन के दर्शन करा पाए। और जब ये सब करके वो कुछ नहीं मांगते थे, इसीलिए वो समाज के लिए लोक शिक्षक का दर्जा प्राप्त करते थे, इसीलिए वो आदरणीय हो जाते थे, इसीलिए वे पूजनीय हो जाते थे। अब ये हमारी विडंबना है कि इस प्रकार के लोगों को, जिसे कभी हम लोक शिक्षक माना करते थे, आज उन्हें भिखमंगा मानने के कगार पे हमने ला दिया है। तो खैर, ये तो इतिहास की बात हुई। यहाँ पर ऐसे भिक्षावृत्ति से जुड़े कई सारे लोगों को बुलाया गया था, और उनकी कलाओं का यहाँ पर निदर्शन हुआ। और इन्हीं विषयों के ऊपर रुचि रखने वाले, इन्हीं विषयों के ऊपर कुछ अध्ययन करने वाले, इन्हीं विषयों के ऊपर अनुसंधान करने वाले कई सारे विद्वान आए थे देश भर में से, जिन्होंने भिक्षावृत्ति की जातियों के जीवन के साथ जुड़े हुए अनेक पक्षों के ऊपर प्रकाश डाला। जैसे कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, जैसे कि उनकी समाज व्यवस्था कैसे चलती है, उनकी वैवाहिक व्यवस्था कैसे चलती है, ये सभी विषयों के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। और भिक्षावृत्ति के प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के हेतु सब लोग कटिबद्ध होकर यहाँ से जा रहे हैं। भारतीय समाज में जो 3 वृत्ति की बात कही जाती है, कर्मवृत्ति, वैश्यवृत्ति और भिक्षावृत्ति, तो इसमें बाकी 2 तो भौतिक संपन्नता को बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं, कर्मवृत्ति है और वैश्यवृत्ति है। भिक्षावृत्ति हमें सिखाती है कि भौतिक संपन्नता सब कुछ नहीं होती है, आपके जीवन का लक्ष्य उससे काफी उच्च कोटि का है, और इसी को जब ध्यान में रखेंगे तो जीवन एक तरह से संतुलित हो पाएगा। तो जैसे नट के बच्चे एकदम सुंदर तरह से रस्सी के ऊपर चलते हैं, कुछ उसी तरह से हमें भी अपने जीवन की रस्सी पे एक सुंदर तरह से चलना है, संतुलन बनाए हुए। तो कुछ यही बोधपाठ हमें मिलता है। तो बात ये भी है कि अभी के समय पर जब हम इस तरह से रह रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं हमारे ही भारत को हमें किस तरह से देखना है। तो आज हम यहाँ पर जब देख रहे हैं कि कई सारे लोग हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश भी करते हैं, तो इसी कार्यक्रम में यंगस्टर भी जुड़े हैं। इसी कार्यक्रम में ऐसे बड़े, जो हमें लगता है कि जिनके मतलब जो विद्वान हैं, जो इस विषय पे सालों तक जिन्होंने काम किया है, तो ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जहाँ पर इस तरह की बातें होती है। और उस तरह की बातें करने से जो आज की नई युवा पीढ़ी है, उनको भी ये बात मिलती है कि ऐसे भी विषय हैं जिसके ऊपर हमें भी काम करना चाहिए। तो ये भी है कि हमें हमारे ही भारत को किस तरह से, किस दृष्टि से देखना है। हमारी पूरी जो बातें हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी व्यवस्था है, उसको किस तरह से पहचानना है, उसको किस तरह से जानना है। उसके ऊपर कई सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं आज भी, और हमारे सामने भी ऐसे विषय खुल रहे हैं जिसके ऊपर हमें भी सोचना चाहिए हम किस तरह से भारत को देखते हैं। तो एक तरह से दृष्टि को विकसित करने की बात है, जो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा 3 दिन का। आपको कुछ झलकियाँ मिलेगी। आप देखते रहिए हमारे साथ एक भारत ऐसा भी। मित्रों,
यदि आप एक भारत ऐसा भी को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें, तो आप इच्छित धनराशि यहाँ दिए गए QR कोड से हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, तो यहाँ दिए गए ईमेल ID पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हार लेकर बिंदु ज्ञान का दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी।